6 दशकों तक सेवाएं देने के बाद मिग-21 हुआ अलविदा। चंडीगढ़ में भरी अपनी अंतिम उड़ान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश के सैन्य इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा नाम। भारत रूस के मजबूत संबंधों का बताया प्रमाण। चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा विधानसभा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की शिरकत। कहा, आने वाले समय में सभी राज्यों में आयोजित होंगे ऐसे प्रशिक्षण शिविर। आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा से बीएसएनएल की 4G मोबाइल सेवाओं का करेंगे शुभारंभ। हरियाणा परिमंडल स्वदेशी मोबाइल नेटवर्क के शुभारंभ का बनेगा साक्षी। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के 4 वैज्ञानिक स्टैनफोर्ड की वैश्विक सूची में हुए शामिल। विश्वविद्यालय में खुशी और गर्व का माहौल। वर्षों के शोध और वैश्विक प्रभाव के आधार पर तैयार होती है सूची। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय हवाई सेना का मिग-21 फाइटर प्लेन आज चंडीगढ़ में अपने 62 साल का सफर पूरा कर रहा है। 6 दशक से अधिक समय तक भारत के आसमान में राज करने और अपनी दहाड़ से दुश्मनों का मनोबल तोड़ने वाला मिग-21 फाइटर जेट आज भारतीय वायुसेना से रिटायर हो गया। इस विदाई समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जल सेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश त्रिपाठी समेत तीनों सेनाओं के अन्य अधिकारियों ने भी इस समारोह में शिरकत की। मिग-21 ने चंडीगढ़ से भारतीय हवाई सेना में अपनी उड़ान शुरू की थी। अपने समय का सबसे उन्नत फाइटर जेट और ध्वनि की गति से दोगुनी रफ्तार से उड़ने वाला मिग-21 ने 1965-1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध और बालाकोट एयर स्ट्राइक तक में बेहद अहम भूमिका निभाई। आज इसने चंडीगढ़ से अपनी आखिरी उड़ान भरी। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि मिग-21 अनेक वीरतापूर्ण कार्यों का साक्षी रहा है। 62 साल से यह फाइटर जेट भारत और रूस के गहरे संबंधों का प्रमाण रहा है। तो मुझे लगता है हम एक ऐसे अध्याय को विदा करने जा रहे हैं जो न केवल इंडियन एयर फोर्स के इतिहास में बल्कि हमारी पूरी मिलिट्री एविएशन की जर्नी में गोल्डन लेटर्स में लिखा जाएगा। यह मशीन भर ही नहीं है बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। साथियों, एक तरफ तो मिलिट्री एविएशन का खुद का जो इतिहास है वह अपने आप में इनक्रेडिबल है ही, दूसरी तरफ मिग-21 ने मिलिट्री एविएशन की जर्नी में कई और प्राउड मोमेंट्स यानी गौरव के क्षण जोड़े हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज चंडीगढ़ के महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान यानी MGSIPA में हरियाणा विधानसभा और प्रदेश सरकार के अधिकारियों के लिए वैधानिक रणनीति तैयार करने संबंधी 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बढ़े, इसके लिए हरियाणा विधानसभा लगातार राज्य के विधायी मुद्दों पर लोगों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर व्यापक चर्चा व संवाद का केंद्र बन रही है। आने वाले समय में सभी राज्य और केंद्र में भी ऐसे प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। धर्म संस्कृति की ये धरती, जिन्होंने कर्म का, ज्ञान का संदेश दिया, आज औद्योगिक और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों के अंदर इस हरियाणा ने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हर क्षेत्र के अंदर प्रगति की है, नए आयाम स्थापित किए। आज हरियाणा देश का वो राज्य हो गया है जहां औद्योगिक के साथ साथ आईटी इंडस्ट्रीज और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एग्रीकल्चर के अंदर सबकी सभी फसलें समर्थन मूल्य पे खरीदकर एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। इससे पहले हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विधायिका को प्रभावी बनाने के लिए कई अहम पहलें की हैं। देश भर में लगातार कार्यशालाएं, सम्मेलन और अन्य आयोजनों से संसदीय परंपराओं को मजबूत किया है। हर राज्य के विधानमंडल इन्हें अपनी प्रेरणा स्रोत मानते हैं। बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पहलें की हैं। लगातार देश भर में कार्यशालाएं, सम्मेलन और अन्य इस प्रकार के आयोजन
ये सब करके लगातार संसदीय परंपराओं को मजबूत किया जा रहा है। संसद ही नहीं बल्कि हर राज्य के विधान मंडल आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस सेशन में विधायी ड्राफ्टिंग तकनीक का उपयोग, एआई की जानकारी जैसे कई कार्य सीखेंगे। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एक बड़ा ही ये महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आज हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एकत्र आए हैं और आज से हम सब विधायी ड्राफ्टिंग पर 2 दिवसीय ये प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम जो शुरू हो रहा है, इसमें हम बैठ कर के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। इस मौके पर कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर अब्दुल खादर फरीद, डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा और अन्य दिग्गज विशेष रूप से उपस्थित रहे। अंबाला छावनी स्थित दूरसंचार कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में हरियाणा परिमंडल के दूरसंचार मुख्य महाप्रबंधक अमित सिंघल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को ओडिशा के झारसुगुड़ा से बीएसएनएल की स्वदेशी 4G मोबाइल सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। ये पहल आत्मनिर्भर भारत के तहत देश की डिजिटल ताकत को नया आयाम देगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री लगभग 37,000 करोड़ की लागत से तैयार किए गए 97,500 से अधिक 4G टावरों का उद्घाटन करेंगे, जिनमें 92,600 से ज्यादा टावर लगाए गए हैं। डिजिटल भारत निधि के तहत 18,900 टावर दूरस्थ, सीमावर्ती और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 26,700 गांवों को जोड़ेंगे और 20 लाख से अधिक नए उपभोक्ताओं को सेवा देंगे। अमित सिंघल ने यह भी बताया कि ये टावर सौर ऊर्जा से संचालित होंगे, जिससे भारत को हरित दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़त मिलेगी। बीएसएनएल इस वर्ष अपनी रजत जयंती मना रहा है। हर काम में भारत में आत्मनिर्भरता है, हमें विदेश की तकनीक और विदेश पे डिपेंडेंस ना होनी पड़े। उसके तहत बीएसएनएल ने एक 4G स्टैक डेवलप किया, तो सब इंडियन कंपनी ने मिलकर ये 4G स्टैक डेवलप किया और आत्मनिर्भर भारत के अंदर इस स्कीम को लॉन्च करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कल ये 27 तारीख को उड़ीसा से 97,500 4G टावर्स का उद्घाटन होगा, लॉन्च होगा, जिसमें 92,600 टावर बीएसएनएल के हैं। तो ये 92,600 टावर हमें बड़े गर्व महसूस हो रहा है कि बीएसएनएल के जो 4G स्टैक के हैं उनका कल माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास स्थान पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने रक्तदाताओं से मुलाकात की और कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है जो किसी को नया जीवन दे सकता है। मंत्री कृष्ण बेदी ने हरियाणा सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत 23 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं व छात्राओं को 2100 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लाभ के लिए आय सीमा 1 लाख रुपए वार्षिक निर्धारित की गई है और आवेदन मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे किया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी को सपना जो है कि अंतिम गरीब व्यक्ति तक हमारी सेवाएं पहुंचे, उसमें चाहे कोई दिव्यांग साथी है, चाहे महिलाओं का स्वास्थ्य चेकअप कैंप है, चाहे किसी बुजुर्ग को चश्मा देना है, चाहे जरूरतमंद तक रक्त की सेवा पहुंचानी है, चाहे स्वच्छता अभियान चलाना है। आज एक नई बात चल गई है कि सभी लोग जाएंगे, झाड़ू पंजर पकड़ेंगे, गली की सफाई करेंगे। मोदी जी ये नहीं कहते कि आपने सफाई करनी है, यदि मैं सफाई करने लग भी जाऊं तो कितनी कर लूंगा। हमने लोगों को स्वच्छता का महत्व बताना है और स्वच्छता से लोगों को जोड़ना है। पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि सेवा पखवाड़ा पीएम मोदी की जनसेवा की भावना का प्रतीक है। कार्यक्रम में विधायक कंवर सिंह यादव, ओम प्रकाश यादव और पूर्व विधायक सीताराम यादव भी मौजूद रहे। नरेंद्र भाई मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन तक ये सेवा पखवाड़ा
और आज जयराम सदन में एक बड़ी संख्या में नौजवान रक्तदान शिविर में रक्तदान कर रहे हैं। फतेहाबाद जिले के जाखल में आज जीएसटी बचत उत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने व्यापारियों से मुलाकात कर जीएसटी दरों में कटौती को ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहितैषी नीतियों के चलते आम जनता को वस्तुएं सस्ते दामों पर मिलेंगी और छोटे व्यापारियों को कारोबार बढ़ाने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर व्यापारियों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि टैक्स प्रणाली अब अधिक सरल और पारदर्शी हो गई है, जिससे व्यापार करना आसान हो गया है। जीएसटी बचत उत्सव के माध्यम से सरकार ने जनता को राहत देने और आर्थिक विकास को गति देने का संदेश दिया है। व्यापारी को, आम आदमी को, नागरिक को इस नई जीएसटी दर के कारण से बहुत लाभ हुआ है। बहुत सारी चीजों के ऊपर आज के दिन 0 जीएसटी है, कुछ पे 5 है, कुछ पे 18 है। ज्यादातर आम नागरिकों की जो जरूरत की चीजें हैं वो 5, 0, 5 और 18% की जो जीएसटी है उसके अंतर्गत आती है। तो एक बड़ा तोहफा दीपावली से पहले, नवरात्र से पहले प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को दिया है। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी दरों में की गई कटौती जनहित में एक बड़ा फैसला है, जिससे आम आदमी की जेब में बचत बढ़ेगी। उन्होंने नू अनाज मंडी में व्यापारियों और एसोसिएशन पदाधिकारियों से मुलाकात कर कहा कि पहले देश में कई प्रकार के कर लागू थे, जिससे लोगों को परेशानी होती थी। अब जीएसटी के रूप में एक समान कर प्रणाली लागू की गई है। सांसद ने यह भी कहा कि स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है और इससे देश की आर्थिक स्थिति भी सशक्त होगी। भारत बनने की जर्नी में ये जीएसटी 2.0 है, ये बहुत बड़ा रास्ता दिखाएगा। आम जनता की जो रोजमर्रा की, चाहे टूथपेस्ट हो, साबुन हो, नमक हो, मिल्क प्रोडक्ट हो, यहाँ तक कि कारें हो, छोटी कारें हो, बड़ी कारें हो, स्कूटर हो, साइकिल हो, हर चीज में जीएसटी कम हुआ है। तो रोज महीने में आप इसमें जोड़ लें कि कितना पैसा कम से कम मुझे लगता है 20% हर किसी के पास पैसा बचेगा जीएसटी कम होने से। फतेहाबाद जिले के रतिया उपमंडल में पूर्व सांसद व भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनीता दुग्गल ने सरकारी अस्पताल में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर नागरिक अस्पताल में महिलाओं के लिए फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया गया। दुग्गल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हर माता बहन को 2100 रुपए प्रतिमाह देने का जो वादा किया था वो अब पूरा हो रहा है। इस योजना से लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा और वो तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। उन्होंने बताया कि पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित महिलाओं को इस योजना का अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए जीएसटी सुधारों की सराहना की, जिससे हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। किया था कि हमारी सरकार आएगी और हम माताओं बहनों के लिए 2100 रुपया महीना देंगे। वो महिलाएं जिनके घर की आमदनी 1 लाख रुपए से कम है और 23 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की हमारी माताएं बहनें, चाहे वो शादीशुदा हैं, चाहे वो शादीशुदा नहीं हैं, उन सभी माताओं बहनों के खाते में 2100 रुपए महीना हमारी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। पलवल में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आज भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर रहे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विपिन बैसला, उपायुक्त हरीश कुमार विशिष्ट, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला और अन्य अधिकारी मौजूद थे। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 1100 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कबड्डी प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में हिसार की टीम ने प्रथम स्थान, जींद ने दूसरा स्थान, जबकि सोनीपत व रोहतक की टीम ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया।
महिला वर्ग में करनाल की टीम विजेता रही। जींद दूसरे और सोनीपत व हिसार संयुक्त तीसरे स्थान पर रही। मंत्री राकेश नागर ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा की खेल नीति देश में श्रेष्ठ है। सरकार खिलाड़ियों को कैश अवार्ड, सरकारी नौकरी, खेल सामग्री और खेल नर्सरी जैसी सुविधाएं दे रही है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों में भाग लेने और प्रदेश का नाम रोशन करने की अपील भी की। अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा इनाम की राशि अगर किसी प्रदेश में दी जा रही है तो वो हरियाणा प्रदेश है। हमारे मुख्यमंत्री पूरा ख्याल रख रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं और हमारे युवा मंत्री हमारे गौरव गौतम जी भी जो हमारे खेल मंत्री हैं उनका भी पूरा खेलों के ऊपर पूरा विशेष ध्यान है। हिसार की टीम ने अपने प्रदर्शन पर खुशी जताई। वहीं जींद के खिलाड़ी ने फाइनल को रोमांचक बताते हुए प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना की। जींद था फाइनल, उसमें हम बहुत अच्छा खेले और हम जीते, उसमें फर्स्ट रहे हैं। बहुत अच्छा मैच था, इसमें बहुत बढ़िया मैच हुआ। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सरकार नशे से दूर करे, बच्चों को बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं। बच्चे बहुत बढ़िया खेले, इधर बहुत बच्चों ने भाग लिया। इधर सभी जिलों के बच्चे आए थे इधर खेलने के लिए। उन्होंने सभी ने बहुत अच्छा खेला। स्टेट से नेशनल के लिए हम जाएंगे खेलने के लिए। बहुत बढ़िया अच्छा खान पान था, या तो सब रहने खाने की सभी व्यवस्था बहुत बढ़िया थी, अच्छी थी। आज हमारी सेकंड पोजीशन आ गई है। खेलना बहुत अच्छी थी, खाना पीना यहाँ की मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी थी। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के 4 प्राध्यापकों को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा जारी विश्व के श्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। ये सूची वैज्ञानिकों के करियर भर किए गए शोध और वैश्विक प्रभाव के आधार पर तैयार की जाती है। चयनित प्राध्यापकों में प्रोफेसर सुशील कुमार, डीन यूनिवर्सिटी स्कूल फॉर ग्रेजुएट स्टडीज, प्रोफेसर जोगिंदर सिंह दोहन, अध्यक्ष प्राणी विज्ञान विभाग, डॉक्टर संजू बाला ढुल, अध्यक्ष खाद्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और डॉक्टर प्रदीप कुमार साध, सहायक प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी विभाग शामिल हैं। प्रोफेसर दोहन 130 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित कर चुके हैं और उन्होंने कई शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया है। डॉक्टर ढुल ने खाद्य वैज्ञानिक, नैनो टेक्नोलॉजी और महिला पोषण पर 130 से ज्यादा लेख और 7 पुस्तकों का संपादन किया है। इस उपलब्धि से विश्वविद्यालय में खुशी और गर्व का माहौल है। मुझे लगता है कि आने वाले समय पर इसका प्रभाव हमारे बाकी सभी शिक्षकों पर, रिसर्च स्कॉलर्स पर और विद्यार्थियों पर पड़ने वाला है। इस विश्वविद्यालय में इनोवेशन और स्टार्टअप्स को लेकर आगे हम कार्रवाई करने वाले हैं। वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट में आने पर बहुत सुखद अनुभव हो रहा है और यह संभव हो पाया है एक टीम वर्क से, जिसमें टीचर्स के साथ साथ रिसर्च स्कॉलर्स भी एंगेज रहे हैं। जो इस यूनिवर्सिटी के हम 4 फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनका 2% साइंटिस्ट में, वर्ल्ड के 2% साइंटिस्ट में नाम आया है, वो बड़े ही उत्साह और गर्व की बात है। और रही बात इसके श्रेय की, तो बीइंग ए टीचर, मैं यहाँ का स्टूडेंट भी रहा हूँ पहले स्टार्टिंग में, और इसी डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट रहते हुए मैंने ये अचीवमेंट की। अब मैं यहाँ पे एज ए फैकल्टी मेंबर काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। तो मेरे लिए जो एक स्टूडेंट से लेके एक फैकल्टी मेंबर तक और अब वर्ल्ड के 2% साइंटिस्ट में मेरा नाम आना, वो बड़े उत्साह की बात है। चयन को लेकर एक उत्साह तो है ही, 2% साइंटिस्ट में आना थोड़ा अपने आप में एक encouragement to carry out the further research in advanced field। इसमें से तो सर यूनिवर्सिटी है, साथ में हमारे कलीग्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं जो अथॉरिटी ने हमें प्रोवाइड की हैं, जिसके बेस पर ही काम करके और यहाँ तक पहुँचे हैं। महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का जोरदार स्वागत किया गया। लोहारू से सवार होकर पहुंचे सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया। ये ट्रेन हरियाणा में महेंद्रगढ़ समेत 4 स्टेशनों पर रुकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा से वर्चुअली इस ट्रेन को रवाना किया था। बीकानेर से दिल्ली की 448 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 6 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे पर्यटन, व्यापार और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। खासकर हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों को बड़ी सुविधा मिलेगी। ट्रेन में आधुनिक सुविधाएं जैसे एसी कोच,
विद्युत, सीसीटीवी, बायो वैक्यूम टॉयलेट, सेंसर नल और सूचना प्रणाली उपलब्ध हैं। इसमें 608 सीटें हैं, जिनमें 52 एग्जीक्यूटिव क्लास की हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि महेंद्रगढ़ स्टेशन अब रेवाड़ी से बेहतर बन चुका है और सैनिकों को भी इससे लाभ मिलेगा। 4.5 करोड़ रुपया लगा के महेंद्रगढ़ का रेलवे स्टेशन 2 मंजिल का, ये महेंद्रगढ़ की जनता को बहुत सुविधाजनक ये ट्रेन प्रदान की है। दिल्ली से ये ट्रेन बड़े सही समय पर चलती है, महेंद्रगढ़ में बड़े सही समय पर रुकती है और ये पूरे इलाके को कैटर करेगी। उन्होंने चिंता की कि महेंद्रगढ़ के अंदर भी वंदे भारत ट्रेन रुकनी चाहिए। जगह जगह माननीय रेल मंत्री जी से भी उन्होंने निवेदन किया और सब आप सब की भावनाओं के कारण और रामनिवास जी पटोदा और उसकी पूरी टीम का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस रेल यात्री संघ ने भी इस ट्रेन को और ट्रेन से दूसरी ट्रेनों की भी बहुत चिंता की। महेंद्रगढ़ के लोगों की सुविधा के लिए, सहूलियत के लिए अनेक कार्यक्रम, आज ये जो ट्रेन है इन सबका सहयोग और समर्थन रहा है। भारत सरकार और रेलवे मंत्रालय द्वारा चंडीगढ़ से उदयपुर वाया कैथल नई ट्रेन शुरू किए जाने पर कैथल में उत्सव जैसा माहौल देखा गया। जब ट्रेन पहली बार दोपहर 2 बजे कैथल पहुंची तो जनता और रेल यात्री कल्याण समिति के सदस्यों ने ढोल, नगाड़ों और फूलों की वर्षा के साथ इसका स्वागत किया। मिठाइयां बांटी गई और खुशी का इजहार किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष ज्योति सैनी ने ट्रेन को कैथल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद नवीन जिंदल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के जरिए अब कैथल के लोग चंडीगढ़, राजस्थान के धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा आसानी से कर सकेंगे। रेल समिति की वर्षों की मांग आज पूरी हुई है, जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। समय है हम सबके लिए, तो लंबे समय से लोगों की डिमांड थी कि ये ट्रेन उदयपुर चंडीगढ़ चले और वाया कैथल होकर के जाए, तो ये ट्रेन शुरू हुई है। इसके लिए मैं जो रेलवे समिति है इन सबका बहुत बहुत और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आपके माध्यम से धन्यवाद करती हूँ कि जो लोगों को जरूरत थी और इनकी लंबे समय से डिमांड थी वो आज पूरी हुई है। इस ट्रेन चलने का विषय ये है कि भी हम लोगों का, शहरवासियों का और प्रदेशवासियों का इस ट्रेन चलने पर इतना उत्साह है कि मैं आपको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। कैथल के लिए बहुत बड़ी सौगात है ये, और विशेषकर मैं ये कहूंगा कि भी हमारे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इसमें एक तो धार्मिक संगठन जो हमारे हैं उनको बहुत उत्साह है इस बात का, क्योंकि यहाँ से हमारा उदयपुर मानव सेवा कल्याण समिति के नाम से जो है उसमें जाते हैं लोग, और ये खाटू जी जाते हैं, सालासर जाते हैं, और चंडीगढ़ का विशेष जो हमारा व्यापारिक वर्ग है उसको विशेष लाभ है। पूरे कैथल की जनता को इतनी खुशी है कि हम चंडीगढ़ जा पा रहे हैं, कुरुक्षेत्र है धार्मिक पर्यटन क्षेत्र, वहां जा पा रहे हैं, और कहाँ उदयपुर तक। किसी ने ये नहीं सोचा था कि जिन से आगे जा पाएंगे। कैथल की जनता इससे बहुत ज्यादा खुश है कि उदयपुर से और चंडीगढ़ जाने के लिए 10-12 शहर आते हैं जो बड़े बड़े शहर हैं, तो लोग वहां जा रहे हैं। पर्यटन का इसमें बढ़ावा कैथल को भी मिलेगा। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली ऐप के बारे में जानकारी दी। ये ऐप महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में मदद और सुरक्षा प्रदान करता है। रेलवे पुलिस समय समय पर महिलाओं को इस ऐप के उपयोग के प्रति जागरूक करती है और उनके फोन में इसे इंस्टॉल भी करवाती है। आरपीएफ की मेरी सहेली टीम ने बताया कि ये ऐप 2020 से काम कर रहा है और महिलाएं इसकी सहायता से सुरक्षा महसूस करती हैं। बीते दिन अंबाला कैंट आरपीएफ इंस्पेक्टर ने कहा कि इस ऐप के जरिए महिलाएं किसी भी संकट में तुरंत मदद पा सकती हैं। रेलवे पुलिस ने इस पहल से महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इस नुक्कड़ नाटक में हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नुक्कड़ नाटक रखा था, जो कि ट्रेन में जैसे सफर करते हैं तो उनके जो महिला की सुरक्षा होती है, किसी भी चीज की घटना होती है, तो उसके लिए ये हमने नुक्कड़ नाटक किया था। अगर कोई परेशानी होती है महिलाओं को तो आप फोन कर सकते हैं। इस टीम का नाम मेरी सहेली। अगर किसी को ट्रेन में जाते हुए मिसबिहेव या फिर किसी को भी दिक्कत परेशानी, कोई भी गलत व्यवहार करता है तो उसे तुरंत 139 पे डायल करना है। यात्रा के दौरान कोई असुरक्षा महसूस होती है या अन्य कोई उसको हेल्प चाहिए होती है तो वो 139 पे कॉल करके भारतीय रेलवे को सहायता के लिए बुला सकती है। जैसे ही कॉल आती है तो हमारे
मेरी सहेली जो टीम है उनको वो मैसेज चला जाता है और हर स्टेशन पे जहां उसको जरूरत है जाके मेरी सहेली टीम में काम कर रही हमारी महिला कर्मी उसको अटेंड करती है और उसकी जो भी परेशानी होती है उसको सुलझाया जाता है। पंचकूला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का भव्य शुभारंभ और मोबाइल ऐप लॉन्च कल किया गया। वहीं लाभार्थी महिलाओं ने योजना के लिए सरकार का आभार जताते हुए कहा कि ये राशि उनके आत्मबल और आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगी। लाडो लक्ष्मी योजना हमें जो 2100 रुपए मिलेंगे हम उससे अपनी पढ़ाई जारी करना चाहते हैं। मैं दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो हमें सुविधा 2100 रुपए की दी जा रही है मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। मुझे सरकार की तरफ से लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है जिस कारण मैं अपना थोड़ा बहुत खर्चा कर सकती हूँ। मैं लाडो लक्ष्मी की तरफ से मुझे पैसा मिलने वाला है और मैं वो पैसा अपने ऊपर खर्च करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नगीना में बुधवार को प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया गया, जिसमें 55 कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें सैकड़ों छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। इस मेले में लड़कियों ने भी बड़ी संख्या में अप्रेंटिसशिप और रोजगार के लिए भागीदारी की। एसडीएम लक्ष्मी नारायण ने मेले की सफलता पर खुशी जताई और कहा कि रोजगार मेलों का आयोजन नियमित होना चाहिए। आईटीआई प्रिंसिपल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रशिक्षणरत छात्रों को मिलने वाला स्टाइफंड अब बढ़ाकर 10,600 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। मेले में हेवल्स जैसी बड़ी कंपनियां शामिल थीं। युवा रोजगार के अवसरों के लिए उत्साहित दिखे। लड़कियों ने नूंह जिले में उद्योगों के विकास की मांग की ताकि वे अपने गृह जिले में सुरक्षित रोजगार पा सकें। ये मेला मेवात क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए अहम साबित हुआ। 55 जो कंपनीज है उनसे आए हुए और इन सभी बच्चों को अप्रेंटिस के लिए ले जाया जाएगा। इन बच्चों ने जो कोर्स किया है, जो उन्होंने यहाँ जो अपनी जिस ट्रेड में जो ये इन्होंने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो उसके मुताबिक इनको कंपनीज यहाँ से लेकर जाएंगी। इस मेलों का यही उद्देश्य होता है कि इनको जो कंपनी आईटीआई जो संस्थान है, प्रशिक्षण संस्थान है, वहीं से ही लेकर जाती हैं। तो 1 साल का इनका अप्रेंटिस होगा। तकरीबन 578 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये सारे बच्चे अप्रेंटिस के लिए इन कंपनियों के आगे इंटरव्यू में फेस करेंगे और हमें उम्मीद है कि तकरीबन लगभग 578 बच्चों को ही आज अप्रेंटिस के लिए एंगेज कर लिया जाएगा। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक किया जाएगा। ये महोत्सव 21 दिन तक चलेगा, जबकि मुख्य कार्यक्रम 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित होंगे। केडीबी के सीईओ पंकज सेतिया ने महोत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि इस बार विदेश मंत्रालय की पहल पर पहली बार 40 देशों में गीता महोत्सव के कार्यक्रम होंगे। साथ ही 15 से अधिक देशों के 25 गीता विद्वान भी कुरुक्षेत्र में हिस्सा लेंगे। 15 नवंबर से शिल्प और सरस मेले के साथ भव्य शुरुआत होगी। ये आयोजन भारतीय संस्कृति और गीता के वैश्विक महत्व को दर्शाएगा। इस बार 21 दिन के लिए मनाया जाएगा, जो कि 15 नवंबर से उसका शुभारंभ कर दिया जाएगा। इस दिन हमारे जो अम्यूजमेंट है, एक्टिविटी, वो शुरू हो जाएंगी, प्लस इसके साथ साथ क्राफ्ट मेला भी शुरू हो जाएगा। और जो मुख्य कार्यक्रम है वो इसी बार 8 दिन के लिए रहेंगे। 24 तारीख से लेकर 1 तारीख के बीच में कार्यक्रम रहेंगे और जो इसका समापन है वो 5 दिसंबर को किया जाएगा। आज हमने हमारे सभी विभागों के साथ बैठक कर ली है, जिसमें सभी विभागों को हमने उनके द्वारा जो जो कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए चर्चा कर ली है। पलवल पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत गांव गुरा कसर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने युवाओं और ग्रामीणों को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी और उन्हें शिक्षा व खेलों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि नशा न केवल शरीर को नष्ट करता है बल्कि परिवार और समाज को भी तोड़ता है। उन्होंने युवाओं से लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत से सफलता पाने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने बताया कि नशा तस्करी की सूचना हेल्पलाइन 1933 या नजदीकी थाना में देकर पहचान गोपनीय रखी जा सकती है। अपनी नशा मुक्ति जो हमारी एक टीम बना रखी है हमने डेडिकेटेड, और वो गांव-गांव जाके हम सर्वे करते हैं और जितने भी लोग इसमें नशे से पीड़ित हैं उनका इलाज कराने का प्रयास करते हैं। और जो भी नशे को बेच रहा है उनको एक तो हम आगाह करते हैं और ना मानने पर उनके खिलाफ
सख्त कार्रवाई जो कानूनी है वो की जा रही है। ऐसा एक डेटा बैंक भी पूरा तैयार हो रहा है हमारा। गांव-गांव जाकर बहुत अच्छी खबरें हमें जो है ना बहुत ही अंदर की बात जाके पता लगती है कि जो पूरे गांव स्तर पे क्या चल रहा है। बहुत ही अच्छा ये पखवाड़ा चल रहा है जिसमें 50 से अधिक गांव हमने इस पखवाड़े में कवर किए हैं। इसके अलावा पहले भी लगभग 100-125 गाँव कवर हो चुके हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।